Social Science, Class 9, India and the Contemporary World, Part 1, and the chapter is The French Revolution. आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखूं। इससे एडवांटेज हम लोगों को ये होगा कि पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं और किन किन टॉपिक्स पर हम लोगों को अधिक जोर देना है। तो शुरू करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। As far as the chapter The French Revolution is concerned, it has been divided into different interesting topics. But the first topic for us will be introduction to this chapter. And जब हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो इसमें हम लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये रिवॉल्यूशन कब हुआ और इसके क्या मायने हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। हम इंडिया के स्टूडेंट्स इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा है हमें इसे पढ़ने से। आफ्टर इंट्रोडक्शन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी the nature of the revolution. In this topic, we will be studying about the different aspects that decided the nature of the French Revolution of 1789. वैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट देता चलूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 का था उसके बारे में एक यूनानिमस अप्रोच ओपिनियन ये रखा जाता है कि ये एक मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन था, क्योंकि इस रिवॉल्यूशन को शुरू किया मिडिल क्लास ने। इट वाज लेड बाय मिडिल क्लास एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन द मिडिल क्लास ओनली केम टू पावर। तो नेचर ऑफ द रिवॉल्यूशन ये हमारा एक टॉपिक होगा। The next topic will be the factors responsible for the French Revolution of 1789 और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उनमें सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा पॉलिटिकल फैक्टर या पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस ऑन द ईव ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। इस पॉलिटिकल फैक्टर को थोड़ा हम लोग इस ढंग से भी डिस्कस करेंगे कि लुईस 16 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कितनी थी। हाउ फार लुईस 16 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। ओके, दूसरा हमारा इसका जो फैक्टर होगा वो होगा सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कितने पार्ट में बटी थी, अलग अलग पार्ट का क्या रोल था, क्या कंडीशन था, कैसे डिस्प्यूट इमर्ज हुआ और रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। थर्ड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इकोनॉमिक फैक्टर, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। इसमें हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मैरी एंटवाइनेट, द वाइफ ऑफ लुईस 16, जिनके एक्सपेंडिचर्स बहुत हाई थे और इसके लिए लोगों ने उनका नाम भी रख दिया था मैडम डेफिसिट, श्रीमती घाटेदार। ठीक है। फोर्थ फैक्टर जब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए तो वो होगा
रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि चर्च और लुई 16 के बीच में रिलेशंस क्या थे, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स क्यों बढ़े और इनके चलते लोअर क्लास और मिडिल क्लास को परेशानी क्यों हुई और वो फाइनली परेशान होकर के रिवॉल्यूशन क्यों शुरू किए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा रोल ऑफ राइटर्स एंड फिलोसोफर्स। फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई 1789 की, उसमें राइटर्स और फिलोसोफर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, अब ये राइटर्स और फिलोसोफर्स के बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ी गहराई से भी चर्चा करेंगे, जिसमें जीन जैक्स रूसो के बारे में हम लोग बात करेंगे, मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे, वॉल्टेयर के बारे में बात करेंगे और लॉक के बारे में भी बात करेंगे, जॉन लॉक के बारे में। ठीक है, और इन लोगों ने किस तरह से लोगों के दिमाग में क्रांति भर दी, रिवॉल्यूशन भर दिया। हाउ दिस राइटर्स एंड फिलोसोफर्स प्रिपेयर्ड द पीपल ऑफ फ्रांस फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। हाउ दिस writers and philosophers created the sense of revolution, the feeling of revolution in the minds of the people of France. The next factor will be factor number 6, the struggle for survive. इसमें हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि लोगों के सामने सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम आ गया। ये वो लोग थे जो थर्ड स्टेट के थे। थर्ड स्टेट में हर तरह के लोग थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फैक्टर आएगा और जिस पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे वो होगा राइज ऑफ द मिडिल क्लास। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज अ मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन। तो मिडिल क्लास का इमर्जेंस कैसे हुआ, मिडिल क्लास ने कैसे रिवॉल्यूशन को लीड किया और मिडिल क्लास कैसे रिवॉल्यूशन के बाद पावर में आया और क्या क्या हुआ। ठीक है, तो मिडिल क्लास का रोल, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फैक्टर नंबर 8 रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस इन 1789 वाज कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल। मैं आपको बता दूं, स्टेट्स जनरल जो था वो राजा के दरबार को बोला जाता था, राजा की सभा को बोला जाता था, असेंबली को बोला जाता था। तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग कई वर्षों से नहीं हुई थी। मैं जानबूझ करके यहां पे खुलासा नहीं कर रहा हूं कि कितने वर्षों से नहीं हुई थी। जब हम लोग इस टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे डिटेल में, देन आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। ओके, तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाना, व्हाई the king Louis XVI was forced to call the meeting of the States General, and what happened when he called the meeting? That was the immediate reason of the French Revolution of 1789. 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इसको immediate cause माना जाता है। किसको? Calling of the meeting of the States General in 1789. उसके बाद after that we will be discussing about the National Assembly. अब आप सोचेंगे कि सर ये स्टेट्स जनरल से चलते चलते नेशनल असेंबली कहाँ से आ गया? तो स्टेट्स जनरल का पैरेलल एक बॉडी बना जिसको कि तो नेशनल असेंबली बोला गया। हम लोग इसके बारे में उस समय डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अटैक ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल। 14 जुलाई 1789 बास्टिल के किले पर रिवोल्यूशनरीज का अटैक। ये यहां से हम लोग मानते हैं कि रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन। People believe this, historians believe this, most of the historians and most of the people.
तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे लोग फोर्ट्रेस ऑफ बास्टिल की तरफ भागे, किस तरह से अटैक हुआ, अटैक होने के बाद क्या क्या हुआ, इन सब बातों पे चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा कि व्हाट फोर्स्ड लुइस द 16 टू लीव द थ्रोन। किस बात से मजबूर होकर के लुइस 16 ने गद्दी छोड़ दी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली बनी तो उसने किन किन बातों पर ध्यान दिया। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ डिड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में जब फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ तो उसमें कौन कौन सी बातें कही गई। फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ कैसे बढ़ा और क्या क्या उसकी खास बातें थी। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट। आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो स्टडी हाउ फ्रांस अबोलिश्ड मोनार्की। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में मोनार्की पूरी तरह से कैसे खत्म हो गया और खत्म हुआ तो उसके बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन सी खास बातें हुई। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक एंड अंडर दिस टॉपिक we shall be discussing about the rights which were given by the French Constitution to the citizens of France. Next, we shall be discussing about some interesting and unique symbols during the French Revolution. And these symbols were used by the French revolutionaries to influence people, to mobilize people against the absolute monarchy of Louis XVI. Some interesting symbols I would like to say here. Later on we will discuss all those symbols in detail. Jacobins will be our next topic. And in this topic हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जैकोबिन्स कौन थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनके बिलीव्स क्या थे और आगे चल करके उनका रोल क्या रहा। We shall be studying one very important topic, and that will be the reign of terror, or you can say the period of Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre's period is called the reign of terror. मैं पीरियड पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके चलते उसको बड़ा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मान लिया गया और उसके समय को रेन ऑफ टेरर कहा गया। क्यों कहा गया उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके रिफॉर्म्स क्या थे, प्रोविजंस क्या थे, ठीक है, और इस पीरियड का एंड कैसे हुआ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आफ्टर दैट फ्रांस अंडर द डायरेक्टरी। रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टरी का रूल शुरू हुआ। ये डायरेक्टरी कैसे बनी, क्यों बनी, कितने डायरेक्टर्स थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और डिक्लाइन हुआ तो फिर इमरजेंस किसका हुआ। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी शैल बी डिस्कसिंग अंडर द टॉपिक द डायरेक्टरी। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो टॉपिक होगा रोल ऑफ विमेन इन फ्रांस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन। विमेन का क्या रोल रहा, विमेन का पोजीशन क्या रहा, और उस पोजीशन में डिक्लाइन आया या इंप्रूवमेंट आया, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हाउ स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन फ्रांस। फ्रांस में स्लेवरी कैसे एबोलिश हुआ, कब एबोलिश हुआ, फाइनली एंटायरली कब एबोलिश हुआ, और फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी का क्या पोजीशन था, उस पर भी बात करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 ऑन फ्रांस। फ्रांस के एवरीडे लाइफ पर इस रिवॉल्यूशन का कितना इन्फ्लुएंस पड़ा, कितना इफेक्ट पड़ा और क्या क्या इफेक्ट पड़ा, इन बातों पे भी हम लोग थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। एंड देन वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द होल वर्ल्ड with reference to India also. Then, one of the most important topics of this chapter, rise of Napoleon and administrative reforms of Napoleon. When I say Napoleon here, it is Napoleon Bonaparte. So, I hope the introduction part of this chapter is clear to all of you. अब सवाल ये उठता है कि ये इंट्रोडक्शन मैंने क्यों दिया। बेसिकली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में तो मैंने किसी चैप्टर में इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। हिस्ट्री में मैंने क्यों जरूरी समझा? हिस्ट्री में हर चैप्टर के शुरू होने के पहले मैं इसी तरह के इंट्रोडक्शन दूंगा। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर हम उसके टॉपिक्स को एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि चैप्टर्स को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ समझना आसान हो जाएगा, और जब हम समझ लेंगे तो हमें बार बार किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जब हम सभी टॉपिक्स को बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे तो अगर आपका मन होगा कभी भी रिवाइज करने के लिए, ब्रीफ रिवीजन करने के लिए, तो सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर वीडियो देखने के बाद आप आराम से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिकॉल कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।